नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के दोस्तों आज से हम विशेष एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आगामी डीएलएड एग्जाम है वहाँ पर भी दोस्तों ये आपको हेल्प करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों आपको टॉप एमसीक्यू हम करवाने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो आज से दोस्तों इस सीरीज़ का दोस्तों पार्ट बन जाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड आ रही थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेष एमसीक्यू सीरीज़ को शुरू करें जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए फ़ायदेमंद हो। साथ ही साथ जो अपकमिंग डीएलएड एग्जाम है वहाँ पर भी दोस्तों ये आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो आपने दोस्तों क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की नई एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों है, वहाँ से दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर भी दोस्तों आप इन मॉक टेस्ट को दोस्तों दे सकते हैं विद सॉल्यूशन दोस्तों आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी तुरंत जुड़ जाइए। लिंक अबाउट सेक्शन पे दोस्तों दिया गया है जहाँ पर दोस्तों आपको अब प्रवक्ता स्क्रीनिंग और डीएलएड से संबंधित एक्टिविटी दोस्तों देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आपको कई सारे एमसीक्यू दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो तुरंत दोस्तों जुड़ जाइए, अब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है और अच्छे से मेहनत करनी है। चलिए दोस्तों आज की हम पहली क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है या फिर नए अनुभवों को ध्यान में रखना होता है। तो जब एक अध्यापक अपनी कक्षाओं में छात्रों के लिए अगर कोई शिक्षण योजना को तैयार कर रहा है तो उन्हें किस चीज़ को ध्यान में रखना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी दोस्तों बौद्धिक आयु को उसने ध्यान में रखना होता है। जब भी आप शिक्षण योजना तैयार करते हैं तो आप छात्रों की बौद्धिक आयु को ध्यान में रखें। तो देखिए बौद्धिक आयु का मतलब क्या है कि जो छात्रों की समझ, सोचने की क्षमता और सीखने की प्रक्रिया में उनकी स्थिति को दर्शाती है। तो जब भी शिक्षण योजना बनाई जाती है तो उस समय पर शिक्षक छात्रों की बौद्धिक क्षमता और विकास स्तर को ध्यान में रखे ताकि जो योजना है वो प्रभावी हो और बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो। ओके, तो इसीलिए बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने नाम सुना होगा दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो क्या है ये? प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाता है, श्याम पट्ट की सुविधा उपलब्ध करवाता है, शिक्षकों द्वारा श्याम पट्ट के सही प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है या फिर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो भारत सरकार का दोस्तों एक अभियान था जिसका मेन उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। ठीक है दोस्तों, 1986 में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों आई थी और उसी के क्रम में दोस्तों 1987 में आपके ये अभियान को दोस्तों चलाया गया था। ठीक, तो ये आपके प्राइमरी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित था, जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल है उसमें क्या क्या होना चाहिए कंपलसरी, जैसे कि श्याम पट्ट होना चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, ठीक है, अन्य शैक्षणिक संसाधन दोस्तों होने चाहिए। तो सभी के बारे में दोस्तों ये बताता है कि एक प्राइमरी स्कूल में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। तो यह अभियान शिक्षा के स्तर को सुधारने और सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया था। ठीक है ना, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का एक प्राइमरी स्टेप दोस्तों आप मान सकते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। एक कथन दिया हुआ है। कथन 2 है आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोनों कथन असत्य हैं, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए कथन 1 सही है क्योंकि जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कई तरह के होते हैं।
ठीक है। इसमें सामाजिक कारक भी आते हैं, शारीरिक कारक आते हैं, भावनात्मक कारक आते हैं, पर्यावरणीय कारक आते हैं। ये सभी दोस्तों आपको सीखने को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ओके, और कथन 2 भी सही है, क्योंकि जो आयु और परिपक्वता ये आपकी क्या है, जैविक कारक हैं, जो कि विद्यार्थी के सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसके प्रोसेस को ये प्रभावित करते हैं। अगला देखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका है? क्या वो सुगमकर्ता की है, समाज सेवी की है, वक्ता की है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस समय पर जो टीचर है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुगमकर्ता, सुविधादाता, फैसिलिटर। ठीक है, तो वर्तमान समय में दोस्तों जो शिक्षक की भूमिका है एक सुगमकर्ता की होनी चाहिए, तो जिसका अर्थ यह है कि वो छात्रों को ज्ञान की खोज में गाइड करे, उनको सक्रिय रूप से सीखने के लिए मोटिवेट करे और एक तरह से सहायक वातावरण प्रदान करे। ओके, तो यहाँ पर जो सुगमकर्ता है उसकी भूमिका दोस्तों अधिक व्यापक और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सुगमकर्ता एक सही ऑप्शन दोस्तों इसका राइट। अगला देखेंगे, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे अधिक ध्यान किस पर केंद्रित करना चाहिए? अभिसारी चिंतन पर, अपसारी चिंतन पर, दोनों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इसका संबंध सीधे सीधे अपसारी चिंतन से होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को दोस्तों बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का सिंपल सा मतलब है कि एक समस्या को आप कई तरह से उसके समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन हमेशा क्या होता है, ओपन होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, तो अगर क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो उसके लिए अपसारी चिंतन अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यह नए विचारों, संभावनाओं और समाधानों के निर्माण में प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो एक निश्चित उत्तर या फिर समाधान की ओर को केंद्रित होता है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आज हमने इसके सॉल्यूशन भी आपके सामने सामने रखे हैं। ठीक है, इसी तरह के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप दोस्तों तुरंत से क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए और वहाँ पर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट के संग संग नीचे आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्ष्यांक समूह, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, या फिर प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। जो कई सारी दोस्तों जो वर्कशॉप हैं वो क्यों आयोजित करी जाती है? क्या उसका काम केवल लेक्चर देना है, या फिर बहुलक्ष्यांक समूह है, या फिर नए सिद्धांत प्रदर्शित करना है, प्रशिक्षण या फिर अनुभव प्रदान करने? तो इसका मेन एम है दोस्तों वो आपका क्या है, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। कार्यशालाएं दोस्तों क्या होती है, इंटरेक्टिव सेटिंग में होती है जहां प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है, स्किल डेवलपमेंट, नई तकनीकों और विधियों को सिखाना और जो प्रतिभागी हैं उनको सक्रिय रूप से उसमें शामिल करना। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो कार्यशालाओं का जो मुख्य ध्यान होता है वो अनुभवात्मक शिक्षण पर दोस्तों होता है। तो बेसिकली उनको ट्रेनिंग देनी है, अनुभव प्रदान करना है, इसीलिए वर्कशॉप करवाई जाती है। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? फेजेस ऑफ टीचिंग। ओके, आपको दोस्तों इससे संबंधित लेक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप चाहें तो प्रीवियस हमारी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आपको शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षक, उसके बारे में, ठीक है, ये सभी चीज़ें दोस्तों हमने बताई हैं। आप उनको दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन की अवस्था है वो कौन सी कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षण की अवस्था में जो उत्तर क्रिया अवस्था है ये वह अवस्था होती है जिसमें मूल्यांकन किया जाता है। ओके, यानी कि इस अवस्था में जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के प्रदर्शन का, यानी कि उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है। ठीक है, उसने कितना सीखा है, उसने कितना जो कंटेंट आपको पढ़ाया उसको कितना उसने अंडरस्टैंड किया है। ठीक, यह अवस्था क्या होती है, सीखने के परिणामों की जांच और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए इसको उत्तर क्रिया अवस्था दोस्तों बोला जाता है। बहुत आसान है दोस्तों, जैसे शिक्षण की अवस्थाएं हैं तो पूर्व क्रिया अवस्था जिसमें आप
टीचिंग से पहले का काम करेंगे, यानी कि आप योजना करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। अंतःक्रियावस्था सिंपल सी बात है, जब आप बच्चों के सामने इंटरेक्ट करते हैं, उनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उत्तर क्रियावस्था का मतलब है पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं मोटा मोटा इसको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे बाहर निकाल देना चाहिए, उसे कठोर दंड देना चाहिए, प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, कई दिनों तक उसे अनुपस्थित दिखाना चाहिए, उसके संग सहानुभूति व समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। तो अगर एक छात्र लगातार विलंब में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके संग सहानुभूति व समझदारी से व्यवहार करेंगे। तो एक छात्र अगर कक्षा से विलंब आता है तो शिक्षक को हमेशा उसके संग सहानुभूति और समझदारी से प्रतिक्रिया वहां पर देना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी कंडीशन को दोस्तों समझे और उसको सपोर्ट करें, उसके पीछे का कारण को दोस्तों आप जानें, ठीक है। तो इसी से छात्र को समस्या को आप समझ पाएंगे और उसको सुधारने का मौका भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, और इससे दोस्तों हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव शैक्षणिक वातावरण हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या है। विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है, असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। व्याख्यान आधारित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा शास्त्र। तो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, ठीक है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, इसकी मुख्य विशेषता दोस्तों यही होती है कि बाल केंद्रित होता है और ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। और यह आकलन प्रक्रिया जो होती है बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है, और यहाँ पर हम विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न एक्टिविटियों के माध्यम से सीखने का दोस्तों असेसमेंट करते हैं। तो इसमें केवल पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान की जांच ही नहीं की जाती बल्कि जो बालक हैं उनके समग्र विकास और उनकी समस्त क्षमताओं का यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है। अगला देखेंगे, कथन, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्षा कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। ये कथन है और ये इसकी व्याख्या दी गई। तो कथन और व्याख्या दोनों सही हैं, कथन और व्याख्या दोनों गलत हैं, कथन सही है, व्याख्या गलत है, या फिर कथन गलत है, व्याख्या सही है, आपने बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट है, उसको बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्षा कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। और इसकी व्याख्या क्या है कि विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने के वातावरण बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोस्तों आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे, उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे, नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे, कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहें। तो दोस्तों बहुत आसान है इस प्रश्न का आंसर देना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, नम्रता और दृढ़ता से ऐसा करने से मना करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों के संग वो क्या कर सके, समान व्यवहार करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार के पक्षपात से दोस्तों हमेशा बचना चाहिए। तो अगर कोई अभिभावक है वो अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात करने के लिए कहता है तो अध्यापक को विनम्र तरीके से और दृढ़तापूर्वक पेशेवर दृष्टिकोण से इसको अस्वीकार कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सटीक दोस्तों आंसर बैठता है। इसके बाद देखेंगे, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन। समझ रहे हैं ना कि इवैल्यूएशन का दोस्तों है, मापन एवं मूल्यांकन का प्रश्न है। तो विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन अब किस पद्धति से किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, ठीक है। सो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिससे हम छात्रों के प्रदर्शन और विकास को लगातार मापते रहते हैं, ओके। और ये
ज्ञान के स्तर की जांच करता है, साथ ही साथ पालकों के संज्ञानात्मक, उनके सामाजिक और उनके भावात्मक विकास को भी ध्यान में रखता है। और इसी पद्धति के द्वारा शिक्षकों को छात्रों की वास्तविक क्षमता और उनके विकास के बारे में पता लगता है, और इससे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को भी सुधारने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये एक व्यापक दृष्टिकोण है, जबकि बाकी सभी क्या है, अपने आप में मूल्यांकन के सीमित दृष्टिकोण है। अगला देखेंगे, कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? कहानी कथन प्रविधि, ठीक है, जैसे कि आपकी कई सारी प्रविधियां होती है ना शिक्षण की, ठीक, तो टीचिंग मेथड्स हैं, कौन कौन सी है शिक्षण प्रविधियां, तो इसमें कहानी कथन प्रविधि है, उसके बारे में दोस्तों आपने बताना है। ठीक, तो कहानी की भाषा, शैली और विषय वस्तु सरल, रोचक और प्रवाहमय होनी चाहिए। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है, कहानी लंबी होनी चाहिए। तो क्या आंसर सही नहीं है दोस्तों, आपने बताना है। तो सिंपल सी बात है, कहानी लंबी होनी चाहिए, ये इसका बिंदु सही नहीं है। ठीक, तो कहानी कथन प्रविधि में, यानी कि जब आप दोस्तों बेसिकली दोस्तों इसको स्टोरी टेलिंग मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है कि हमेशा जो कहानी है वो आपकी, उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, उसका कंटेंट बिल्कुल आसान होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और फ्लो में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो संक्षिप्त है तो बहुत बढ़िया है, जरूरी नहीं कि वो लंबी हो, तो लंबी होने से कभी कभार छात्र क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक, तो कहानी संक्षिप्त हो, इंटरेस्टिंग हो, इम्पैक्ट डाले, प्रभावी हो, ठीक है, वो बच्चे आसानी से उसको समझे और उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक, तो ये आपकी स्टोरी जो टेलिंग मेथड है उसकी खूबी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है बतानी है। ठीक, सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच या फिर रुचियों की सीमित सीमा। तो एक व्यक्ति है जो कि बहुत धीमी गति से सीखता है, तो उसकी विशेषता क्या नहीं हो सकती? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमूर्त सोच। अमूर्त सोच कभी भी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की क्वालिटी नहीं हो सकती। अमूर्त सोच तो दोस्तों आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, तो जो छात्र बहुत तेजी से सीखता है ये उसकी विशेषता होती है। ठीक है ना, तो जैसे ध्यान की छोटी अवधि, बहुत समय तक ध्यान नहीं लगा पा रहा है, सीमित शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी में ज़्यादा शब्द नहीं है, इसके अलावा रुचियों की सीमित सीमा यानी कि ज़्यादा चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये धीमी गति से सीखने वाले छात्रों में ज़्यादातर देखा जाता है। जबकि अमूर्त सोच एक ऐसी क्षमता है जो कि समय के संग विकसित हो सकती है, तो बेसिकली धीमी गति के सीखने के छात्रों की विशेषता नहीं है। अमूर्त सोच वाले जो छात्र होते हैं वो बेसिकली मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक, ऐसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पर आपको दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, इमेजिनरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको सोचनी पड़ती है। ठीक है ना, इसका देखेंगे, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो अगर छात्रों में आप नैतिकता का विकास करना चाहते हैं तो क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उनको बताना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि छात्रों में नैतिकता का विकास हो तो आप उनको अच्छे और बुरे के बीच में जरूर अंतर बताएं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया उनको निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और उनके नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करती है। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना, इनमें से कोई नहीं। तो पहला चरण क्या होना चाहिए दोस्तों? पहले से आप योजना बनाना, जो प्लानिंग करते हैं। ठीक, तो शिक्षण प्रक्रिया में पहले से योजना बनाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ओके, क्योंकि यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में हमेशा मदद करता है। ओके, और जो एक अच्छी योजना होगी वो शिक्षण को हमेशा क्या बनाएगी? हमेशा प्रभावी बनाएगी, ऑर्गेनाइज बनाएगी। ओके, और ये चीज़ आपने यहाँ पर समझनी है। ठीक, इसके अलावा पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन योजना बनाना ही सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है,
और इसी से बाकी जो चीज़ें हैं उनको आधार मिलता है, क्योंकि आप पहले से योजना बनाएंगे तो फिर उसके बाद इन सभी गतिविधियों को आधार मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जब आप ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, या फिर छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीखना आपका सरल और रोचक हो जाता है। ठीक, तो श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे कि हम वीडियो दिखाते हैं, चित्र है, ग्राफिक्स है, तो ये हमेशा क्या करता है? छात्रों को सीखने में मदद करता है। ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत आकर्षक बनाता है, उसको समझने में आसान कर देता है। ठीक, तो कोई भी सामग्री है, इनको ये बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, उनको याद कर पाते हैं, और ये जो सामग्री है छात्र की हमेशा संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक रहती है। अगला देखेंगे, अगर आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर को ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते वक्त उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, उसे स्पष्ट बता देंगे कि वह ध्यान दे या फिर कक्षा से बाहर चले जाए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों पढ़ाते समय उससे आप प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको छात्र की भागीदारी दोस्तों बढ़ानी है, तो आपको दोस्तों उसको सक्रिय रूप से पढ़ाई में अगर शामिल करना है, वो आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उससे लगातार दोस्तों प्रश्न पूछते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप उसको अपनी ओर को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना स्टिमुलस। ठीक है, तो आपने वही यहाँ पर दोस्तों करना होगा। ठीक, तो लगातार आपको उसको अपनी ओर को स्टिमुलेट करते रहना पड़ेगा, उत्प्रेरित दोस्तों यहाँ पर करते रहना पड़ेगा, और इसी से वो सक्रिय रूप से पढ़ाई में शामिल होगा और उसको इसका अवसर भी मिलेगा। प्रश्न पूछने से हमेशा छात्र को सोच में पड़ता है, जिससे कि उसका ध्यान विषय पर केंद्रित होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉजिटिव दृष्टिकोण है, एक तरह से सहायक दृष्टिकोण है, जिससे विद्यार्थियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा यह है कि प्रश्न पूछते रहें छात्रों से जो आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे, तो अपने आप ही वो विषय पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है, तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या फिर नए अनुभव को ध्यान में रखना होता है। तो जब भी कोई अध्यापक अपने छात्रों के लिए एक टीचिंग प्लान तैयार कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो उसको उनकी बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उसको उनकी बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। ये प्रश्न दोस्तों अभी हमने कर दिया है, इसको दोबारा से नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। अगर कोई छात्र है वो उच्चारण उसका शुद्ध नहीं है, तो उसको कैसे सुधारा जाएगा? पुनरावृत्ति के द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण करा के, शब्दों को खंडों में बांटकर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्तों हेल्पफुल हैं अशुद्ध उच्चारण को सुधारने में। ठीक है, तो अशुद्ध उच्चारण को सुधारने के लिए ये सभी विधियां दोस्तों अपनाई जाती हैं। जैसे पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति के द्वारा क्या करेंगे, आप बार बार शब्दों को दोहराएंगे तो सही उच्चारण छात्र याद कर लेते हैं। अब समानता वाले शब्दों का उच्चारण आप जब कराएंगे, तो इससे छात्र हैं उनको ध्वनियों के बीच में अंतर समझने में मदद मिलती है, जिससे कि उनका उच्चारण शुद्ध होता है। इसके बाद शब्दों को खंडों में बांटेंगे, तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग सुनने और उसके उच्चारण करने की अनुमति मिल जाती है छात्रों को, तो जिससे भी उसके उच्चारण को सुधारा जा सकता है। तो सभी तरीके सही हैं एकदम। अगला देखेंगे, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है, तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। क्या करना है? वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली को खोजने में सहायता करे, उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करें, किंतु उन्हें तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दे,
छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दें। छात्रों की तैयारियां पाठ्यपुस्तकीय मात्र नहीं है, इसका निरीक्षण करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें और उनको स्वनिर्देशित होने दें। अगर कोई दोस्तों उत्तम शैक्षिक रिकॉर्ड वाला छात्र है तो दोस्तों उनको स्वनिर्देशित और आत्मप्रेरित तरीके से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उनको स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोस्तों इससे मिलती है, क्योंकि आप उसको स्वनिर्देशित और आत्मप्रेरित तरीके से सीखने के अवसर देंगे तो उससे वो इंडिपेंडेंटली फील करते हैं, उनको जिम्मेदारी मिलती है और जिससे उनकी सोचने और उसकी क्षमता और समस्या समाधान कौशल भी विकसित होते हैं। ऐसे जो छात्र होते हैं जिनका बहुत अधिक अच्छा शैक्षिक रिकॉर्ड होता है तो इनको ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने चाहिए, स्वतंत्र अध्ययन के अवसर देने चाहिए। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखेंगे, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, समस्या समाधान, प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, सृजनवाद, शिक्षक केंद्रित। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि सहयोग का अर्थ क्या है, अवलोकन का अर्थ क्या है, समस्या समाधान और सृजनवाद। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। अवलोकन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, पशु के व्यवहार को नोट करना। अब देखिए समझेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सहयोग। सहयोग में क्या होता है कि विद्यार्थी समूह में मिलकर काम करते हैं, इसमें विद्यार्थी समूह में मिलकर करते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, गलत है, ठीक है। सहयोग में समूह में काम किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। इसके बाद अवलोकन का मतलब है कि किसी विषय या घटना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना, तो जैसे आप पशुओं के व्यवहार को नोट कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके समस्या समाधान, समस्या समाधान का मतलब क्या है कि प्रश्नों का हल निकालना, ना कि उनको प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, ठीक है। समस्या समाधान में प्रश्नों का हल निकालना होता है, आप केवल उत्तरों को कॉपी नहीं कर सकते, तो समस्या समाधान भी गलत है। इसका सृजनवाद, सृजनवाद शिक्षक केंद्रित है, नहीं दोस्तों, ये क्या है? विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें छात्रों को पूरी आज़ादी मिलती है उनके द्वारा प्रश्न समस्या को समाधान करने की, मतलब उनको क्रिएटिविटी को दिखाने की पूरा मौका मिलता है, तो ये छात्र केंद्रित है। अगला देखेंगे, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए अफसोस। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑब्वियसली बात है, उसे दूसरे तरीके से आप समझाएं। तो जब भी कोई विद्यार्थी कक्षा में अगर पढ़ाई की सामग्री को समझ नहीं पा रहा है तो आवश्यकता है कि आप उसे दूसरे तरीके से समझाएं। हो सकता है कि शिक्षण विधियां प्रभावी नहीं हो और तो उसे वैकल्पिक तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो छात्र है उसको जो भी शिक्षण सामग्री है वो स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, जिससे आप शिक्षण को सुधारने और छात्रों को सीखने की क्षमता बढ़ाने में दोस्तों ये मदद करता है। अगला देखेंगे, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने में अवसर दे सकते हैं? कौन सी ऐसी विधि है? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर विश्लेषण विधि? तो जिसमें छात्र अधिक से अधिक भाग लेंगे, तो कौन सी ऐसी विधि है दोस्तों? वो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में जो छात्र हैं वो अधिक से अधिक दोस्तों भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इस विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं? एक्टिव रूप से सोचते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी राय को व्यक्त करते हैं, तो जिससे कक्षा में क्या होता है? संवाद बढ़ता है, सहभागिता बढ़ती है। तो प्रश्नोत्तर विधि में ही जो छात्र है वो अधिक से अधिक भागीदारी कर पाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने में आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? मन ही मन समझ लेना, ध्यान से याद करना, बार बार दोहराकर याद करना, या फिर दिमाग में बैठा लेना? तो अगर आप छोटे कोई बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने की आप सबसे अच्छा उपाय क्या होगा दोस्तों? वो ये होगा, बार बार उनको दोहराकर याद करना, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए बार बार दोहराना एक प्रभावी तरीका है, जिससे वो किसी भी नई जानकारी को याद कर पाते हैं और किसी भी कंटेंट को बेहतर तरीके से वो समझ पाते हैं, उसको याद रखने में मदद मिलती है उनको। किसी भी चीज़ को अगर वो दोहराएंगे तो वो चीज़ उनको लंबे समय तक याद रहेगी और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दोस्तों बढ़ता है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन।
आई होप कि दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। इसके अलावा अगेन हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर भी ढूंढ सकते हैं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट को दोस्तों दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है अबाउट सेक्शन पे, वहां पर जाओ और उसको तुरंत ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आपको कई सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।